इरफान साहब, शुक्रिया। आपने जो अपना कीमती वक्त हमें दिया है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने आप जो ये कमेंट्री करते हो, तो ये आपने कहाँ से स्टार्ट की है? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और अपना कीमती वक्त हमारे लिए सर्व किया और हमारी बात अपनी ऑडियंस तक पहुँचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो रही बात कमेंट्री की, देखिए काफ़ी सारे ऐसे सवालात जो मेरे सामने आए हैं और मैंने ऑलरेडी इनका बहुत मीडिया के माध्यम से जवाब दिया भी है। तो कमेंट्री का स्टार्ट करना, कमेंट्री की जर्नी स्टार्ट करना, ये सन 2021 में ये मामला पेश आया और जून का महीना था। ऐसे ही गर्मियों के दिन चल रहे थे और चूंकि मेरी कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री के साथ बहुत गहरी वाबस्तगी थी। बचपन से अगर मैं बात करूंगा, हालांकि मेरी वाबस्तगी रेडियो से काफ़ी ज़्यादा रही है। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन माई चाइल्डहुड आई वॉज अ गुड लिसनर। मैं बहुत अच्छे से सुनता था और ना ना सिर्फ सुनता था बल्कि उन सब चीज़ों को अप्लाई भी करता था। तो मैं इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन था और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तस्वीरें लगी भी हुई हैं इंडियन क्रिकेटर्स की हैं। बड़े बड़े जो हमारे देश के क्रिकेटर्स हैं उनके सभी जो यादगार लम्हे हैं, ये मेरे पीछे मैंने कैद किए हुए हैं और मेरी ये बहुत हसीन यादें हैं मेरी ज़िंदगी की, जिन्होंने मुझे कॉम्पेल किया इस चीज़ के लिए और तैयार किया। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जब कोई चीज़ करने जा रहे हो तो आप कितना आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए, कितना आमादा हैं आप। तो उसके बाद यहाँ जब मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, एमए बीएड की पढ़ाई जो मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से हासिल की, तो उसके बाद मेरे लिए एक चैलेंज था जॉब हासिल करना। बिकॉज एक स्पेशली एबल्ड होने के नाते, एक जिस्मानी तौर नाखेज होने के नाते जो मेरे साथ मामला पेश आए समाजी तौर, इनफरादी तौर, तो उन सब चीज़ों ने मुझे उकसाया कोई बड़ा काम करने के लिए। तो फिर वो चैलेंज था कि मेरे लिए कोई जॉब नहीं थी, कोई मुझे किसी जॉब के लिए एक्सेप्ट नहीं करता था। इवन कि अगर गवर्नमेंट रिजर्वेशन देता भी है तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमारे हमारी कैटेगरी के लिए बहुत कम अहमियत होती है। तो बीइंग ए स्पेशली एबल्ड पर्सन, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और जो पढ़ाई मैंने मुकम्मल की, उसके बाद मुझे लगा कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब ना मिली जिसके लिए मैंने पढ़ा, जिसके लिए मैंने ये डिग्रीज हासिल की, घर वालों की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में, तो अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल ना हुई, बहुत सारी कश्मकश मैंने की। मेरे फादर साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की कि मेरे बच्चे को जॉब मिले और ये सेटल हो जाए। क्योंकि देखिए सर, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है यहाँ कश्मीर का, ये तब तक एक जिस्मानी तौर नाखेज इंसान को इनकम्प्लीट समझता है, बिल्कुल अधूरा समझता है, जब तक कि इसके पास कोई ओहदा ना हो, कोई सरकारी रोजगार, गवर्नमेंट जॉब ना हो। तो हमें तब तक किसी काम के लायक समझा नहीं जाता है, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से घटिया कंसेप्ट है, बहुत ही गलत कंसेप्ट है। क्योंकि जो मैंने फेस किया है, मुझे लगता है कि मेरे जैसे हजारों लाखों ऐसा फेस कर रहे होंगे, जो कि किसी आम इंसान को पता नहीं है। और इन सब चीजों को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये नासूर हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाए। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब ना मिली तो क्या मेरी पढ़ाई जो मैंने अभी तक इतना स्ट्रगल किया है, एमए बीएड की पढ़ाई हासिल की है, तो क्या ये किसी काम की नहीं? फिर किस वजह से मुझे पढ़ना था, किस वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस वजह से मैं घर से निकलता था। तो ये काफी सारा जो स्ट्रगल अभी तक था 17-18 साल का, तो मैंने क्यों कर ये उठाया। देन आफ्टर मुझे लगा कि देखिए, जब तक इंसान के पास ताकत है, ऊपर वाले ने उसे बहुत सारी काबिलियतों से नवाजा है, बहुत सारी हुनर से उसे नवाजा है, तो उन चीज़ों को अगर इंसान बरोकार लाएगा तो मेरे ख्याल से उसके लिए प्लेटफॉर्म्स खड़े हो सकते हैं। आप आम इंसान से खास बन सकते हैं, इसमें कोई देर नहीं लगती। बस लगती है एक चीज़, वो है मेहनत और वो है संघर्ष, वो है जब आप कठिनाइयों से गुजरते हैं। देखिए, मेरी नज़र में कोई भी ऐसा इंसान कामयाब तब तक नहीं होता है जब तक कि वो किसी स्ट्रगल से ना गुजरा हो। तो मेरे ख्याल से जब मेरे साथ ये मामला पेश आए, तो मैंने फिर ठान ली कि मैंने जो तालीम हासिल किया, मैंने जो पढ़ाई की है, तो मैं क्यों ना अपनी पढ़ाई को ढाल बनाऊं, एक हथियार बनाऊं और समाज के सामने इस तरह से आ जाऊं कि समाज मुझे एक अलग पहचान दे, एक अलग रिकॉग्निशन दे। तो ये
उस टाइम की बात है, हालांकि 2021 से पहले की बात है। और उसके बाद जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक ये था कि मुझ जैसे इंसान को, या मुझे, अब मेरी बात मैं अपनी बात करूंगा, कि मुझे किसी चीज के लायक ना समझना, सोसाइटी में मुझे वो स्टेटस ना मिलना जो कि एक आम इंसान के पास होता है, मुझे किसी लायक ना समझना सोसाइटी में, वो सब चीजें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग को उकसा गई ये सब चीजें करने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। देखिए, मेरा ये मानना है, मेरा ये मैसेज भी है उन सब लोगों के लिए, चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशली एबल्ड हो। तो हम ये जो समझते हैं कि एक दिव्यांगजन इंसान, एक हैंडीकैप्ड पर्सन तब तक अधूरा है जब तक इसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पैसा मैटर करता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आज मेरे पास इज्जत भी है, पैसा भी है और काफी ज्यादा फेम भी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि अब मेरे लिए, अब मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो मैं अधूरा हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इवन कि अगर इस टाइम एट प्रेजेंट गवर्नमेंट मुझे जॉब प्रोवाइड करती भी है, क्योंकि अभी मेरी उम्र 32 साल है और मैं अभी 11 साल के बाद जो रूल्स हैं गवर्नमेंट जॉब के, एक हैंडीकैप्ड इंसान के लिए, एक स्पेशल एबल्ड इंसान के लिए, वो है 43 ईयर्स। तो अभी भी मेरे 11 साल बचे हैं, बट एट प्रेजेंट आई डोंट वांट गवर्नमेंट जॉब एट ऑल। अगर मुझे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करना चाहती है, वो मुझे इस फील्ड में करे, मुझे मौका दे इस फील्ड में आगे जाने का। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया, ऑल ऑफ ए सडन यहाँ के लोकल ग्राउंड में ही स्टार्ट किया, कोई मुझे जानता भी नहीं था। उस दौर की बात है जब मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना था कि आई एम ए कमेंटेटर, क्योंकि कोई मुझे इस लिहाज से जानता ही नहीं था। तो अपने गांव की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भारत जानता है मुझे और पूरे हिंदुस्तान से लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले मेरे लिए चैलेंज था यहाँ के लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, उस तरह से ये तबसरा करना, उस तरह से ये कमेंट्री करना कि लोग मुझे एज कमेंटेटर जाने। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पहली मैच में कमेंट्री की तो यहाँ के लोगों ने जब सुनी, दे वर सरप्राइज्ड, उनको बिल्कुल हैरत हुई कि ये इस बंदे को ऐसा करना आया कहां से। एंड मेरे लिए भी ये बात मतलब बहुत ताज्जुब खेज थी कि लोगों को मेरा वो कमेंट्री, वो तबसरा मेरा पसंद आ गया। और उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, और उसके बाद जो आगे मैं चलता गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत भी मिली और बहुत नाम भी मिला। तो इरफान भाई, जो आप कमेंट्री करते हो, ये आप खाली अपने एरिया में जैसे कि श्रीनगर में ही करते हो, या अगर आपको कहीं दूर दराज एरिया से ऑफर मिले, जैसे कि JNK में बहुत सारे स्टेट हैं, तो आप वहाँ मतलब आप वहाँ भी जाओगे या आपने श्रीनगर तक ही महदूद रखा है ये? नहीं सर, देखिए, बहुत सारे लोग जानते भी हैं मेरी कमेंट्री के जर्नी के बारे में, और ये जो यहाँ पे आप इतने 200-300 अवार्ड्स देख रहे हैं, ये नॉट ओनली जम्मू कश्मीर से हैं बल्कि बाहर रियासतों से भी मैंने लाए हैं और मुझे मिले हैं। जिसमें से मैंने गुजरात विजिट किया 2 बार, सूरत, जम्मू में गया हूँ और मैं दिल्ली में गया हूँ हाल ही में। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, फिर मेरी बात डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में गई, और देन आफ्टर जम्मू, जो कश्मीर की, पर्टिकुलरली कश्मीर वादी की मैं बात करूंगा, हर स्टेट में, माफिया हर जिले में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में मैं गया कमेंट्री करने के लिए, और मुझे बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला जम्मू कश्मीर से। और हाल ही में जब अब मेरी वीडियोस जो वायरल हुई है काफी ज्यादा, जिन्हें कि पूरे भारत देश से, पूरे इंडिया से सपोर्ट मिला है, नॉट ओनली इंडिया से, हैरानी की बात तो ये है कि जो आस पड़ोस के ममालिक है वहां से भी अब मुझे सुना जा रहा है। नेपाल से बहुत ज्यादा मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप यहाँ आए कमेंट्री करने के लिए। श्रीलंका से मैसेजेस आए हैं मुझे, इनबॉक्स मैसेजेस। तो इस तरह से मतलब ये सब चला, और आज ना सिर्फ भारत में, पूरा मतलब JNK मुझे सुन रहा है, पूरा भारत देश मुझे सुन रहा है, मेरे वीडियोस को देख रहा है, मुझे पसंद कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश की खिदमत करें, अपने देश को रिप्रेजेंट करें। और काफ़ी सारे जो मेरी अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे, लोकल क्रिकेट में यहाँ पे, तो ऐसी मेरे ख्याल से यहाँ कश्मीर में कोई जगह नहीं जहाँ पे मैं ना गया हूँ। और जम्मू से भी, जम्मू के हर ज़िले से, हर डिस्ट्रिक्ट से मुझे फ़ोन कॉल्स आई हैं, चाहे राजौरी हो, कश्तवार हो, पुंछ हो, डोडा हो, रामबन हो, बानिहाल, ये वगैरह, इन सब
इलाकों से मुझे फ़ोन कॉल्स आई। अच्छा इरफान भाई, आप हमें ये बताएं कि आप नॉर्मली कितना चार्जेस करते हो जब आप कहीं पर जाते हो, तो उनसे कोई आप पहले ही चार्ज वार्ज मांगते हो या क्या करते हो आप? देखिए ये अलग अलग तरीके से जो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट होता है। कोई फुल टूर्नामेंट लाइव कराता है, उसमें कमेंट्री करनी होती है, उसके साथ वैसा एग्रीमेंट बनता है। कोई एक मैच की कमेंट्री के लिए दावत देता है तो उसके लिए उस तरह से एग्रीमेंट बनता है। तो अलग अलग तरह से, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो अच्छी खासी कमाई होती है कमेंट्री पे, जो जिसके ऊपर मतलब मैं खुद के भी एक्सपेंसेस उठाता हूँ, और मैं घर वालों को भी सपोर्ट करता हूँ, और मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो जाती है। अच्छा एक और बात इरफान भाई, आप ये अकेले जाते हो या आपकी पूरी टीम इसके साथ जाती है जो आपने, या आप अभी अकेले ही करते हो या पूरी टीम जाती है? देखिए इरफान बट अभी अकेली एक टीम है। जी। नो डाउट कि इस प्रोफेशन में यहाँ अगर हम कश्मीर में बात करें तो जो भी इस काम के साथ वाबस्ता है वो 2 से ज्यादा होते हैं। ओके। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी, मैं स्कोरिंग भी खुद करता हूँ मैच के दौरान, कमेंट्री भी खुद करता हूँ, और बाकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी खुद करता हूँ यहाँ लोकल में। नो डाउट कि बहुत सारा फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आती है इस चीज़ को लेकर, इतना सारा एक बंदे का हैंडल करना। जहाँ पर भी मैंने ये सब किया तो वहाँ के लोग हैरान हुए कि एक बंदे में इतना सारा कुछ, ये कैसे इतना सारा मैनेज कैसे कर सकता है, बिकॉज दैट इज़ नॉट ईजी। लेकिन मेरी 3 साल की मेहनत, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल रहा हूँ। और जो मेरा मोटिव है, जो मेरा मकसद है, वो यहाँ की लोकल लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है। मुझे रिकॉग्निशन मिली है, ऑल ओवर इंडिया मुझे सुना गया है, और सुनने के बाद मुझे जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है आगे बढ़ने के लिए, तो मैं उसके लिए उम्मीद हूँ, उसके लिए मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है वो जग गया है। तो मेरा फोकस एक ही है कि मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, आईपीएल लेवल पे अपने देश की खिदमत करूँ। तो इरफान भाई, हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगे। तो आगे जाके आपको मतलब अपनी टीम बनाने का कोई इरादा है कि नहीं? देखिए ये मेरा कोई इरादा है नहीं। जो मैं लोकल लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं एक ब्रिज के तौर पर काम में ला रहा हूँ ताकि मैं इस ब्रिज से होकर के अपनी मंजिल तक पहुंचूं। ओके। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं कोई लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह ऐसी कोई टीम बनाऊं जिसके ऊपर मैं बहुत सारे कैमरास पे, जो कैसे होता है बाहर मैंने देखा है, वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग की एक टीम होती है, उनके पास एक पर्टिकुलर कमेंटेटर होता है जो लोकल लाइव मैच स्ट्रीम करते हैं और कमेंट्री करते हैं। बट ऐसा मेरा कोई प्लान है नहीं, क्योंकि मेरा एक ही फोकस है, वो है ये अपने भारत देश की खिदमत करना ओके। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और ये चीज मैं उसके लिए एक ब्रिज बनाए रखी है मैंने, क्योंकि अभी तक मैं उसी चीज से पहुंचा हूं, या जहां पे इस टाइम हूं, और जो मुझे रिकॉग्निशन मिली है अभी तक, ये उसी ब्रिज से है और उसी जरिए से है। तो मैं वो जरिया वहीं तक लिमिटेड रखूंगा जब तक मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलती। तो इरफान भाई, बातें तो आपके साथ बहुत सारी करनी थी, एक्चुअली टाइम का भी मसला होता है। तो आप जो अपने जो देखने वालों को जिस तरह आप कमेंट्री करते हो ग्राउंडों में, तो थोड़ा सा आप हमें यहाँ करके भी वो आप थोड़ा सा आप करके कमेंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफी सारी वीडियो क्लिप्स भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी वायरल हैं, वहां पे भी लोगों ने बहुत देखा भी है, और जो फरमाइश करते हैं दोस्त भी, तो इसको भी पूरा करना होता है। इसके लिए देखिए 2 तरह की कमेंट्री होती है। एक तो टेलीविजन कमेंट्री होती है, जो कि स्क्रीन हमारे सामने होता है, स्क्रीन को देख के हमें एनालाइज करना होता है, और उसमें ज़्यादा प्रिडिक्टिव रहना पड़ता है। और अगर हम रेडियो कमेंट्री की बात करें, उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रहना पड़ता है। तो यहाँ चूंकि मैच सामने है ही नहीं, ना ही स्क्रीन है, तो ऐसे में हम थोड़ा सा रेडियो का ही टच देंगे। तो एक यहाँ पे मैं एक जो क्रिकेट, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसका वाकया एक बयान करना चाहूँगा। जब सचिन तेंदुलकर सर का एक मुझे, जब उन्होंने 125 शतक जड़ा था, बिकॉज वो एक महान बल्लेबाज हैं दुनिया क्रिकेट के, ना सिर्फ हमारे भारत के बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है। और उन्होंने जब 125 शतक, 100th सेंचुरी बनाई थी, तो बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच था, और ये 2012 की बात है, एशिया कप का ये मैच था। तो कुछ इस तरह से सीन था।
वेल सचिन तेंदुलकर जो कि नाबाद हैं 99 के व्यक्तिगत योग पर, और यहां से अब केवल 1 रन दूर अपने 100वें शतक से। अब तक इस महान बल्लेबाज ने 99 शतक जड़े हैं और ना सिर्फ अपना बल्कि भारत देश का नाम ऊंचा किया है। वेल साकिब अल हसन की यह गेंद जिसको कि सचिन ने मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, और इस 1 रन के साथ ही द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का 100वां शतक पूरा हो गया। शुक्रिया इरफान भाई। तो लास्ट पे जो भी हमारा टारगेट फिलहाल है जे&के की यूथ जो पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख के उन बेचारों को जॉब नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी? देखिए साहब, जहां तक यूथ के लिए मैसेज का सवाल है, इरफान बट अभी कोई ऊंची सीढ़ी चढ़ा नहीं है। अभी जितना भी है ये लोकल लेवल पे है, लेकिन मैं कहता हूं कि शुरुआत अच्छी तो इंतहा भी अच्छी। आज सबसे बड़ा जरिया जो है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब से इंडिया डिजिटल बना है, डिजिटल इंडिया जो नारा था, तो आपके पास ऐसे वसाइल हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, मेरे पास भी यही मोबाइल फोन था। ओके। और इरफान बट अगर यहां तक पहुंचा है तो इसी मोबाइल फोन के मस्बत इस्तेमाल से, पॉजिटिव इस्तेमाल से। तो मैं उन नौजवानों को भी मैसेज दूंगा, इट इज नॉट ओनली मोबाइल फोन। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर कोई जवान मोबाइल फोन का यूज करे और अपने आप को आगे ले जाए। आपकी जिस चीज में भी एबिलिटी है, आपकी जिस चीज में भी काबिलियत है, आपका हुनर जिस आपको लगता जो है अपने अंदर, आप में जो वो कला है, वो हुनर है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी खासियत से नवाजा है, और आजकल जो जवान इन सब चीजों को तरजीह देने के बजाय जो गलत गलत चीजों में लगते हैं, गलत कामों में लगते हैं, सोसाइटी में एक एंटी सोशल एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं, तो मैं कहता हूं कि वो एक बर्बादी का रास्ता है। चाहे ड्रग्स हो, चाहे गैम्बलिंग हो, वगैरह वगैरह, तो जो भी नेगेटिविटी समाज में है, हमारी यूथ तबाह हो रही है। देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा नौजवान तबका जो है वो खराब हो जाए, क्योंकि हर कौम की मजबूती एक जवान कौम के कंधों पर होती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान आगे बढ़े और अपनी अपनी कला से, अपने अपने हुनर से अपने आप को रिकॉग्नाइज करें। बड़े बड़े देखिए आजकल हमारे देश के लिए कितने ही जो हमारे नौजवान हैं वो बड़े बड़े खेलों में मेडल्स लाते हैं, गोल्ड मेडल्स लाते हैं। ओलंपिक की अगर हम बात करें, अभी ओलंपिक खेल चल रहे हैं पेरिस में, तो इस साल काफी ज्यादा मेडल्स आए हैं भारत के नाम। मैं इसी तरह से चाहता हूं कि आप भी अपना नाम रोशन करें। देखिए मेरी भी जर्नी है, मैं भी कहीं ना कहीं चाहता हूं कि मैं भी अपने देश के काम आ जाऊं, इस टैलेंट को लेकर, इस कमेंट्री को लेकर अपने भारत का नाम जो है वो आगे करूं और भारत के काम आ जाऊं, अपना टैलेंट अपने देश के सर्व करूं। तो एक यही मैसेज रहेगा मेरा कि खुदारा इन सब चीजों से बाज आइए और अपना जो रास्ता है पॉजिटिव, क्योंकि आपके माँ बाप ने बहुत ज्यादा मेहनत की है आपके ऊपर, उन सब चीजों को मद्देनजर रखिए। वो तो अपना काम कर गए, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको अब आगे बढ़ना है। और देखिए अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ता बनाता है। ये सब आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आने वाले समय में जो आप इंशाल्लाह देखेंगे, बिल्कुल मैं कमिटेड हूं उस चीज के लिए। मुझे पता है कि मुझे कहां पहुंचना है। और वो कहते हैं कि इरादे जिनके बुलंद हो, नजर जिनके खुदा पर हो, वो तलातुम खैज मौजों से घबराया नहीं करते। इंसान को बामकसद बनना चाहिए जिंदगी में। जब उसके अंदर मकासद पैदा होते हैं तभी वो एक बेहतरीन राह पे गामजन होता है। तो मैं चाहता हूं कि बस हमारे जवान जो है एक ऐसा काम करे, इस तरह से अपना नाम रोशन करे कि वो सोसाइटी में जाने जाए। जी शुक्रिया इरफान भाई, और हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह पाक जो है आपकी जो आपके इरादे हैं उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया इरफान साहब। शुक्रिया, थैंक यू।